हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड पेपर सॉल्यूशन फरवरी 2025 का सेक्शन सी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सेक्शन सी के अंदर जो है बच्चे, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में टोटल 14 मार्क्स के आते हैं और टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके 7 आउट ऑफ 9, मतलब 9 में से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 7 करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स रहेंगे, 2 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में बोला है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड एवरेज मंथली वेजेस फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2023 आर गिवन एज फॉलोज, फाइंड द रियल वेजेस फॉर ईच ईयर। मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है बच्चे, रियल वेजेस निकालना है। ठीक है, ईयर दिया हुआ है 2020, 21, 22, 23। एवरेज मंथली वेजेस दिया हुआ है 36,000, 40,000, 52,000, 56,000। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 120, 150, 130, 160। तो हम लोग देखते हैं किसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते बच्चे सेक्शन। सेक्शन कौन सा है सर? सेक्शन सी है। ठीक है, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे? 31। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे ईयर का, उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे एवरेज, एवरेज मंथली वेजेस, मंथली वेजेस। ठीक है, और एक कॉलम बनाएंगे फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, और लास्ट में एक कॉलम बनाएंगे रियल वेजेस। क्या बनाएंगे बच्चे? रियल वेज। ठीक है, रियल वेजेस। तो रियल वेजेस का जो फार्मूला होता है, तो रियल वेजेस का जो फार्मूला होगा यहाँ पे लिखेंगे वेजेस इंटू 100 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये फार्मूले अप्लाई करेंगे बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ईयर दिया है 2020, 2021, 2022, 2023। फिर यहाँ पे लिखा है 36,000, 40,000, 52,000, फिर है 56,000। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो दिया है बच्चे यहाँ पे 120 दिया है, 150 दिया है, उसके बाद यहाँ पे दिया है 130, उसके बाद यहाँ पे दिया है 160। ठीक है, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, है ना। तो अगर कैलसी होगा तो यहाँ पे आप 36,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 120, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा बच्चे? 30,000। तो यहाँ पर रियल वेजेज हो गया 30,000। ठीक है, उसी तरीके से 40,000, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट है 40,000, है ना। तो 40,000 को इंटू क्या कर देंगे बच्चे? 100 डिवाइड बाई 150। तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 150। तो आपका आंसर आ जाएगा 26,666.67, ऐसा राउंड फिगर में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 52,000 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड बाई 130। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक है, उसके बाद है 56,000। तो 56,000 इंटू 100 डिवाइड बाई बच्चे करेंगे 160। तो आपका आंसर आ जाएगा 35,000। तो इस तरीके से हम निकालेंगे रियल वेजेस। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं बच्चे। यहाँ पे अगर आपको दिखाना है कि 36,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 120, तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 32 कि इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज 0.8 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, है ना। मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट जो दिया वो 0.8 दिया हुआ है और यहाँ पे दो कंडीशन दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है बच्चे, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे r की वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया है 0.8, ठीक है। r का वैल्यू क्या दिया है 0.8। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला है कि r x माइनस वाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा ना। तो जब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे कि जो x और y उसके आगे का सिंबल चेक करना है, ठीक है। तो बताओ y के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस है, ठीक है। और x के आगे कौन सा सिंबल है, प्लस है। तो अगर मैं प्लस इंटू माइनस करूँ तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चे, माइनस। इसलिए इसका जो r का वैल्यू होगा माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 8, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया था r माइनस एक्स है और माइनस वाई है। तो बताओ x के आगे जो सिंबल है वो माइनस है और y के आगे भी सिंबल क्या है, माइनस। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस। तो इसलिए इसका आंसर 0.8 में रहेगा। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया था ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 33 में बोला है कि x जो दिया है 30 दिया है, y बार x बार 30 है, y बार 20 है, v 0.5 है। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड राइट इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें इक्वेशन भी लिखना है और यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे बच्चे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है x बार 30, y बार दिया हुआ है 20 और b दिया हुआ है बच्चे 0.5, है ना। तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर लिखा है कि द इंटरसेप्ट ऑफ द रिग्रेशन है ना, तो इसे हम a द्वारा इंडिकेट करते बच्चे, किसे, a द्वारा, है ना। तो a का फार्मूला हमने पढ़ा था y बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। तो y बार यहाँ पे 20 दिया हुआ है, b का वैल्यू 0.5 है और x बार दिया हुआ है 30। अब यहाँ पे 0.5 को मल्टीप्लाई 30 करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 15, और 20 में से 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। अब सेकेंड चीज बोला इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना। हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन जो होता था बच्चे वो y कैप इजकल टू a प्लस बी एक्स, अगर याद हो तो, ठीक है। तो बताओ a की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 5 प्लस b का वैल्यू बच्चे यहाँ 0.5 दिया था 0.5 और x। तो ये आपका आंसर हो गया इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज, है ना। तो टाइम सीरीज के जो कंपोनेंट है बच्चे वो कौन कौन से है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि टाइम सीरीज के जो कंपोनेंट होते हैं तो हमारे पास टोटल 4 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है बच्चे, 4, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कुछ। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हो जाएगा 34, ठीक है। 34, क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे लिखेंगे द कंपोनेंट कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है बच्चे, है ना, फर्स्ट, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स, है ना। और इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, तो अगर सभी बच्चों को पता होगा कि इसको हम कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, है ना।
दूसरा जो कंपोनेंट का नाम होता है उसको हम बोलते हैं सीजनल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? सीजनल। ठीक है, सीजनल कंपोनेंट। तो जो सीजनल होता है उसको हम इंडिकेट करते हैं एस, सीजनल का एस लेंगे और यहाँ पे टी लिखेंगे। ठीक है, तीसरा जो कंपोनेंट का नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं साइक्लिकल कंपोनेंट। साइक्लिकल कंपोनेंट। तो साइक्लिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे उसको हम सी और टी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और लास्ट होता है रैंडम। रैंडम या इसी को हम क्या बोलते हैं? इरेगुलर भी बोलते हैं बच्चे, है ना, इरेगुलर कंपोनेंट। कंपोनेंट इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? तो आर टी से इंडिकेट करते हैं। तो ये टोटल कितने कंपोनेंट है? 4। तो अगर 2 मार्क्स में आते हैं तो उसके नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे 35 बोला है कि इफ 2 बैलेंस कॉइन आर टॉस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। मतलब एक हेड आना चाहिए बच्चे और एक टेल आना चाहिए, और दूसरा लिखा है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब बताओ बच्चे, अगर मैं 2 बैलेंस कॉइन को टॉस करूंगा तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस, सभी बच्चों को पता होगा कि सैंपल स्पेस को कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं ना। और इसमें 2 हेड भी आ सकता है, एक हेड और एक टेल भी आ सकता है, एक टेल और एक हेड भी आ सकता है, और टेल टेल भी आ सकता है। मतलब टोटल कितने कंपोनेंट हो गए यहाँ पे? 4, है ना। तो n इक्वल टू कितना लिख देंगे यहाँ पे? 4 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बोला है। फर्स्ट बोला था बच्चे, उसको हम क्या मानेंगे? इवेंट ए, और इवेंट ए इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। अब बताओ, एक हेड और एक टेल आए तो इसमें से अगर ध्यान दो बच्चे तो एक हेड और एक टेल कितना है? देखो इसमें एक हेड और एक टेल है, इसमें एक हेड और एक टेल है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कितने ऑप्शन है? 2, हेड टेल, और दूसरा टेल और हेड। ठीक है, और इसके नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? m से, है ना। तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2। तो हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है बच्चे, पी ए बराबर m डिवाइड बाई n, ये फार्मूला है ना, m डिवाइड बाई n। तो m का वैल्यू 2 आ गया, n का वैल्यू 4 है। अगर डिवाइड करना चाहो तो 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब 1 हेड और 1 टेल अगर पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? 1/2। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, उसे हम मानेंगे इवेंट बी। ठीक है, बी में बोला गेटिंग, क्या बोले बच्चे? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। इसका मतलब होता है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, है ना। तो एक हेड का मतलब होता है बच्चे कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 2 3 ऐसा। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 का मतलब एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब एच भी लिख देंगे इसके अंदर, टी भी आ जाएगा और एच भी आ जाएगा। तो बताओ इसमें टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 3, है ना। मतलब इसमें 3 इवेंट हो गए। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पी बी इक्वल टू m डिवाइड बाई n। ठीक है, m डिवाइड बाई n लिखेंगे बच्चे। ठीक है, m डिवाइड बाई n। तो बताओ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, m की जगह 3 लिख देंगे और n की जगह पे 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। तो आई होप से समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। 1 हेड 1 टेल पूछेगा तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, और एटलीस्ट 1 हेड पूछा है तो इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब ए भी हो सकता है ना। तो मतलब टोटल कितने हो गए बच्चे? 3। ठीक है, चलो ओके, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे स्टेट एनी 4
4 प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हमें कम से कम कितने प्रॉपर्टीज लिखने बच्चे? 4 लिखने हैं ना। तो सभी बच्चों को पता होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 4 प्रॉपर्टीज क्या है ना। चलो तो हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले बच्चे कि 4 प्रॉपर्टीज है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखेंगे 36 और यहाँ पे लिखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। ठीक है, तो इसमें 4 प्रॉपर्टीज लिखने बच्चे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसमें टोटल 9 होते हैं, आपके हिसाब से कोई भी 4 लिखने हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चे है ना, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा है बच्चे? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी ये याद रखना है। सेकेंड लिखना है कि इट्स पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके जो पैरामीटर होते हैं बच्चे है ना, इट्स पैरामीटर्स आर एन एंड पी। इसके पैरामीटर जो होते हैं एन एंड पी होते हैं। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग, द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत अच्छा है। द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज NPQ है ना। इसके जो वेरिएंस होते हैं बच्चे वो NPQ होते हैं ना। एंड इट्स स्टैंडर्ड डिवीजन है ना, स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है वो इज अंडर रूट NPQ। और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाता है ना कि फाइंड द वेरिएंस बोलेगा तो NPQ लिखेंगे, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो अंडर रूट NPQ लिख देंगे। ठीक है, चलो एक और लिख लेते हैं। 4 पूछा है ना, तो एक और लिख लेते हैं। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट है बच्चे ये भी है कि 4 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन mean is always greater than the variance। ठीक है, मीन जो होता है वो वेरिएंस से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है ना। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि NP ग्रेटर देन NPQ। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। चलो क्या, तो ये हो गया आपका 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। तो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 37 ने आप क्या बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे लिखा है कि एक्सप्रेस n ब्रैकेट में लिखा है 16,0.5, यानी ये क्या दिया हुआ है? नेबरहुड दिया हुआ है बच्चे है ना। ठीक है, क्या दिया? नेबरहुड इन द इंटरवल एंड मॉडुलस फॉर्म। और इसका हमें क्या करना है? इंटरवल एंड मॉडुलस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इंटरवल फॉर्म क्या होता है, मॉडुलस फॉर्म क्या होता है और नेबरहुड क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि तीनों क्या होता है। ठीक है बच्चे, चलो ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, तो सभी बच्चों को पता है कि जब नेबरहुड हम लिखते हैं तो नेबरहुड का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे नेबरहुड। ठीक है, दूसरा जो फॉर्म आता है बच्चे उसको बोलते हैं मॉडुलस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको?
मॉडुलस फॉर्म। और तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं इंटरवल फॉर्म। ठीक है। तो ये 3 टाइप के फॉर्म होंगे। तो नेबरहुड का फॉर्मूला होता है एन ए डेल्टा। ठीक है। मॉडुलस फॉर्म का होता है मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। और इंटरवल फॉर्म का फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। तो पहले सभी बच्चों को 3 फार्मूले याद होना चाहिए। नेबरहुड को एन ए डेल्टा, मॉडुलस फॉर्म को मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और इंटरवल फॉर्म को क्या बोलते हैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था ना। तो क्वेश्चन में जो दिया है बच्चे कि n 16 0.5। ठीक है। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो यहाँ लिखा है n 16 0.5। ठीक है। तो बताओ इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले यहाँ पे n 16 0.5। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि यहाँ पे a की जो वैल्यू 16 हो गया और डेल्टा का जो वैल्यू है 0.5 हो गया। ठीक है। और अभी हमें क्या लिखना है मॉडुलस फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस फॉर्म। तो मॉडुलस फॉर्म में क्या फार्मूला था, तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे x माइनस, अब a की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 16। ठीक है। और लेस देन डेल्टा की जगह पे लिख देंगे 0.5। ठीक है। ये आपका हो गया मॉडुलस फॉर्म। क्या हो गया बच्चे, मॉडुलस फॉर्म। अभी नेक्स्ट लिखेंगे इंटरवल फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल फॉर्म। तो इंटरवल फॉर्म में फार्मूला होता है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ठीक है। तो बताओ a की वैल्यू कितना था, तो सर 16 माइनस 0.5 कर देंगे और यहाँ पे 16 प्लस 0.5। ठीक है। तो बताओ 16 माइनस 0.5 अगर हम करते बच्चे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.5। ठीक है। और ये आ जाएगा 16.5। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो कौन से फॉर्म का हो जाएगा, इंटरवल फॉर्म का। ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो एग्जाम में क्या होता है बच्चे कि ये 3 फॉर्म में से कोई एक दिया रहेगा और 2 फाइंड करना रहेगा। ठीक है। अगर नेबरहुड दिया तो ये दोनों निकालना है, मॉडुलस दे दिया तो ये दोनों हमें फाइंड करना होता है। ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है वहाँ पे लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू -2 x पे पावर 7 है प्लस 128 डिवाइड बाई x प्लस 2। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे लिखेंगे बच्चे लिमिट x टेंड्स टू -2 है और यहाँ पे दिया हुआ है x पे पावर 7 प्लस 128 और x प्लस 2। ठीक है। तो देखो सबसे पहले से हम क्या करना है कि जो लिमिट दिया है x टेंड्स टू -2, तो यहाँ पे लिखेंगे x पे पावर 7। अब यहाँ पे बच्चे सिंबल क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए ना। ठीक है। तो माइनस लाने के लिए हम क्या है 128 को ऐसा लिखेंगे -2 पे पावर 7। क्या लिख देंगे बच्चे, -2 पे पावर 7। तो -2 को हम 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -128। और -128 को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या बन जाएगा, प्लस। उसी तरीके से हम +2 को ऐसा लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, अगर याद हो तो, कि लिमिट x टेंस टू a और x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन होता है बच्चे तो इसका जो आंसर होता है n(a)(n-1), ये आंसर होता है। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, इस रूप में लिखा है ना। मतलब हमारा जो क्वेश्चन कभी भी इस टाइप का होगा तो इस टाइप में दिखना चाहिए। मतलब यहाँ पे सिंबल प्लस है और हमें कन्वर्ट किस में करना है, माइनस में। ठीक है। जब तक ये माइनस में नहीं होगा जब तक ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो माइनस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे -2 पे पावर 7 करना पड़ेगा, यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब बताओ n की प्लेस पे क्या दिख रहा है, n की जगह पे 7 दिख रहा है। ठीक है। a की प्लेस पे -2 दिख रहा है और 7 - 1 तो 7 हो जाएगा बच्चे। अब बताओ -2 पे पावर कितना बचेगा, 6।
और -2 को 6 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -2 को 6 बार, तो बताओ कितना आएगा। -2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कितनी बार, 6 बार मल्टीप्लाई करना है ना, 6 टाइम्स। तो जब 6 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64। क्या आ जाएगा बच्चे, 64। और 64 को इंटू कर देंगे 7 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 448। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 को बनाएंगे, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर, वो भी हम देख लेते हैं बच्चे, है ना। इसमें बोला है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन y इक्वल टू 12 प्लस 4x माइनस 7x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 2। जब x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे बच्चे, तो वहाँ पे जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 39, है ना। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ना। तो देखो इंक्रीजिंग में क्या रहता है कि इसके रूल्स है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है ना, पहले ही समझ लेते हैं। इंक्रीजिंग कब होता है फंक्शन और डिक्रीजिंग कब होता है डिक्रीजिंग, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कब होता है बच्चे कि जब हमारा डेरिवेटिव यानी dy डिवाइड बाई dx, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर dy डिवाइड बाई dx का अगर वैल्यू 0 से छोटा है तो वहाँ पे क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 12 प्लस 4x माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव dy डिवाइड बाई dx। तो इसका फार्मूला हो जाएगा d डिवाइड बाई dx लिखेंगे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस 4x माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है। चलो अब 12 का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है ना। 4x का डेरिवेटिव कितना होता है, 4, और 7x स्क्वायर है तो 7 को इंटू हम क्या कर देंगे 2, तो 7 2 जा हो जाएगा 14। और हमने पढ़ा है कि पावर एक क्या होता है, माइनस होता है ना। तो x पे पावर अगर 2 है तो 2 माइनस 1 करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा, पावर 1। तो यानी फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया, 4 माइनस 14x। ये आ गया डेरिवेटिव। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस फंक्शन में हमें x की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि एट x इक्वल टू कितना लेना था, तो सर 2 था। तो अब यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू 4 माइनस 14 और x की प्लेस पे हम लिख देंगे 2। तो 4 माइनस कितना हो जाए, 28। तो अगर यहाँ पे ध्यान दो बच्चे तो आंसर आ जाएगा -24। क्या आ जाएगा, -24 आएगा, ठीक है। अब बताओ -24 अगर आया है तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा बताओ। तो सर यहाँ पे तो ये क्या हो गया, -24 जो है बच्चे वो क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, है ना, लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्या लिखेंगे बच्चे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x इक्वल टू 2, ठीक है। अगर यहाँ पे आंसर प्लस आता तो यानी फंक्शन क्या होता है बच्चे, इंक्रीजिंग हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेक्शन डी, ठीक है। तो सभी बच्चे जब तक इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और सारे बोर्ड के पेपर बच्चे हम लोग धीरे धीरे सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें बच्चे, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, ठीक है। और हमारी कोशिश रहेगी सारे बोर्ड एग्जाम का पेपर हम इसी तरीके से धीरे धीरे सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।